हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएससी सचिवालय का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है का हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो बहुत सारे टॉपिक का हम लोग अध्ययन किए। जैसे पॉलिटी का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, विविध का भी कुछ टॉपिक का हम लोग अध्ययन किए, करंट का हम लोग विश्लेषण किए। तो उसी के तहत आज जिस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे, जो भी टॉपिक आज महत्वपूर्ण जो हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, वो इतिहास का टॉपिक है। इतिहास से भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे मात्रा में आ रहे हैं। आप लोग देखिएगा, फर्स्ट जो सीजीएल हुआ था एग्जाम पीटी का, उसमें इतिहास से क्वेश्चन अच्छे खासे आए हैं। फिर सेकेंड सीजीएल में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। या बीएसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं, चाहे इंटर लेवल का हो या सीजीएल 1 का हो, टियर 2 का हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इतिहास से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का आए हैं और बहुत ही अच्छे मात्रा में आए हैं। मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को इतिहास पर भी फोकस डालना जरूरी है। आप लोग इतिहास को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, इसलिए इतिहास को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे अन्य सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग, उसी तरह से इतिहास को भी अपने रूटीन में शामिल कीजिए। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसएससी द्वारा, तो किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पहले कवर कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं, और जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया उस टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्योंकि समय कम है, तो इस समय जो कम बचा हुआ है, उस कम बचे हुए समय में वैसे टॉपिक पर फोकस करना है जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो कुछ टॉपिक मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वो टॉपिक को आप लोग जरा देखिए कि कौन से टॉपिक, इतिहास के जो 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस 3 टॉपिक में से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं और उसमें कौन से पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, ये है प्राचीन भारत, क्योंकि जितने भी ये पॉइंट हैं ये भी आई हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन भारत है, ये मध्यकालीन भारत है, ये आधुनिक भारत है। तो पहले मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए। आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक निकाल करके, उससे मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए हैं। इसलिए मध्यकालीन भारत को मैंने बहुत ही कम लिखा हुआ। इसे अकबर हुआ, शाहजहां हुआ और मुगल काल, साहित्य, स्थापत्य, बस इतना ही पढ़िए आप लोग। मध्यकालीन भारत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि समय कम है, तो वैसे ही टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्राचीन भारत में अगर हम चलते हैं, तो पहला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है बौद्ध धर्म और जैन धर्म, चौथा है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में 2 आक्रमणकारी हुए थे, ईरानी आक्रमणकारी और यूनानी आक्रमणकारी। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, यूनानी आक्रमणकारी में सिकंदर हुआ, तो सिकंदर के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है। मतलब ईरानी आक्रमणकारी और यूनानी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमण हुआ। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य। इससे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के कला साहित्य के बारे में, तो इसका अध्ययन आप लोग करना होगा। उसके बाद गुप्त साम्राज्य, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। उसमें समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, विक्रमादित्य है। मतलब गुप्त साम्राज्य के ओवरऑल आपको जानना जरूरी है। उसके बाद है हर्षवर्धन, जैसे हर्षवर्धन में कौन आया था विदेशी, ह्वेनसांग। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, जो भी मैं यहाँ पर टॉपिक बताया हूँ उसमें डीपली नहीं जाना है, इसको ऊपरी सतह से केवल देख लेना है। उस वक्त चोल साम्राज्य में जितने शासक हुए हैं उसमें मात्र 2 शासकों का आप लोगों को फोकस करना है। कौन कौन? एक राजा राज प्रथम और एक राजेंद्र प्रथम, और तीसरा कला तथा प्रशासन। चोल साम्राज्य का जो कला था, जैसे वहाँ के मंदिर, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, जितने भी मंदिर थे। प्रशासन, कैसा प्रशासन था, स्थानीय स्वशासन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चोल साम्राज्य पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कि चोल साम्राज्य को पूरा पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा ना। इसलिए चोल साम्राज्य को कुछ पॉइंट, उसमें भी कुछ पॉइंट पढ़ना है। केवल शासक, 2 शासक, ज़्यादा शासक नहीं, इसे 10-12 शासक हैं, उसमें केवल 2 शासक पढ़ना है, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कला और शासन, प्रशासन, साहित्य, यही 2-3 टॉपिक देख लेना है। उसके बाद चलते हैं भारत पर औरों आक्रमण। आप लोग जानते होंगे, गोरी और गजनवी, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी, 2 शासक का नाम जो भी आक्रमणकारी थे, भारत पर आक्रमण किए।
तो बस वहीं दो, मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनवी को देख लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन संभावना है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन बीएसएससी द्वारा नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछ सकता है। तो ये हुआ प्राचीन भारत का ये जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था। ऐसे प्राचीन भारत तो बहुत बड़ा सिलेबस है उसका, तो देखिएगा तो प्राचीन भारत का सिलेबस जो है बहुत ही विस्तृत सिलेबस है। उतने सिलेबस को नहीं पढ़ना है। अगर जो स्टूडेंट पहले से पढ़े हैं वो तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं, उनका स्कोर अच्छा जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं और उनको कम समय, इतने कम समय में, चूँकि अब बहुत ही कम समय बचा है हुआ है, तो इतने कम समय में कैसे अच्छा नंबर लाएं, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करें एग्जाम में, तो इस बचे हुए कम समय में आप लोगों को तैयारी करना है। क्योंकि जो पहले से पढ़े हो तो ठीक है, लेकिन जिनका पढ़ाई कम हुआ है किसी कारणवश, वो बस इसी टॉपिक पर फोकस करें, ज़्यादा नहीं, बस इसी टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। तो इतिहास से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग हल हो जाएंगे। अब ये हुआ प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत में देखिए लिए आप लोग कि अकबर, शाहजहां, मुगल कालीन कला और साहित्य, स्थापत्य, बस इतने काफ़ी है। दिल्ली सल्तनत तो है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहुत सारे शासक हैं दिल्ली सल्तनत में, लेकिन दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे आप लोग पढ़ लिए हैं, बहुत बेहतर है, अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो उसको छोड़ दीजिए, बस यही 3 टॉपिक पढ़िए। अब हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। आधुनिक भारत से क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है आधुनिक भारत से। उसमें देखिए लगभग 10 टॉपिक है। दिखने में ही इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन है बहुत कम। दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे, लेकिन चूँकि ये जो टॉपिक है इसका अंदर तक मैं विश्लेषण किया हूँ, इसलिए ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिएगा कि व्यापारी कंपनी का आगमन, तो जो व्यापारी कंपनी का आगमन हुआ था आप लोग पढ़े होंगे कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इतने कंपनी का आगमन हुआ। तो इतने कंपनी का जब आगमन हुआ तो इसमें डीपली नहीं जाना है, बस इसका डेट वाइज याद रखना है, कब इनका आगमन हुआ क्रम से याद रखना है, इसका स्थापना याद रखना है, इसकी राजधानी याद रखनी है, बस इतने ही, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है। उसके बाद हुआ मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य देखिएगा कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, उसके बाद शिवाजी, बालाजी बाजीराव, मराठा पेशवा, जितने भी मराठा साम्राज्य के जो शासक थे, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ना जरूरी है। उसके बाद है सिख धर्म। सिख धर्म में क्या है, गुरु नानक जो थे संस्थापक, फिर गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद छठे गुरु, सातवें गुरु, मतलब उसमें जितने गुरु 10 गुरु हैं, तो 10 गुरु नहीं, कम से कम 3-4 गुरु है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, सिख धर्म आराम से हो जाएगा। उसके बाद सबसे अगर लंबा इसमें जो टॉपिक कहेंगे तो है विद्रोह और आंदोलन। इसमें 2 जो पॉइंट हैं वो सबसे लंबे पॉइंट हैं। जैसे विद्रोह आंदोलन हुआ और ये यहाँ पर है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, ये जो 2 पॉइंट है ये सबसे विस्तृत है। इसमें देखिएगा कि 1757 से लेकर के 1947 तक 200 बरस में, 1757 से लेकर के 1947 तक 200 बरस में भारत में जितने विद्रोह हुए या आंदोलन हुए उसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को। जैसे सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था सन्यासी विद्रोह, आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में। सबसे पहला विद्रोह 1760 से प्रारंभ होता है सन्यासी विद्रोह, जिसकी चर्चा बंकिम चंद्र चटर्जी ने किए हैं अपने उपन्यास में, आनंद मठ जिनका जो उपन्यास उसमें आप लोग पढ़िएगा, उसमें दिया होगा। तो 1757 से लेकर 1947 जितने भी विद्रोह हुए हैं इतिहास के बुक में आप लोग पढ़िएगा, जो लूसेंट हो, ये क्राउन, जो भी बुक आप लोग के पास है, तो उनमें जो विद्रोह दिया हुआ है उन सारे विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया गया, ये 3 चीज़, कौन से विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक और विद्रोह जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 का विद्रोह, ये विशेष करके इसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जितने भी 200 वर्ष के अंदर जितने भी विद्रोह हुए हैं उस विद्रोह को आप लोगों को देख लेना है, उसको सहेज लेना है, उसको रिवाइज करना है कि विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ और किसके नेतृत्व में हुआ। ये 3 बातें याद रखनी है इसमें। अब देखिए कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है कब से, 1885 से लेकर के 1947 तक, सब नहीं पढ़ना है। 1885 में जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ पूना में, उसको सब नहीं पढ़ना है। 1885 हुआ, 86 हुआ, 87, 88, मतलब अगर सारे अधिवेशन को हम लोग देखें तो 15 से 20 अधिवेशन हुए हैं, 15 से 20 अधिवेशन हुए हैं, उसी को पढ़ना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट हैं
आप लोग इंपॉर्टेंट तो देख लिए होंगे, लुसेंट क्राउन में दिया होगा, जो इंपॉर्टेंट है उसी को कवर कीजिए। सारा अधिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो भी अधिवेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखते चलिए। जैसे अगर पूछ दे कि 1885 का जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसकी अध्यक्षता किसने की, तो उसकी अध्यक्षता किसने की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। सचिव कौन थे, तो एवं हुम थे। तो उस कहने का मतलब हुआ कि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो कहाँ हुए, कब हुए, और उस अधिवेशन में कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं, इसको ध्यान देना होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस के अधिवेशन कब हुए, कहाँ हुए, और उस अधिवेशन में कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन। उसके बाद चलते हैं सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में देखिएगा आप लोग, जिससे ब्रह्म समाज हुआ, राजा राम मोहन राय द्वारा, प्रार्थना समाज हुआ, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, या ये हिंदुओं से संबंधित था। तो कहने का मतलब है कि जितने भी उस समय के सामाजिक सुधार हुए, धार्मिक सुधार हुए, आंदोलन हुए, उसको आप लोग को देखना होगा कि इससे ब्रह्म समाज है, उसके संस्थापक कौन थे, उसके स्थापना को भी कम से कम ये बात याद रखनी है कि जो भी सुधार हुए वो कब हुए और किनके द्वारा हुए। ये बातें तो जरूर है कि कोई भी धार्मिक सुधार आंदोलन हो, पहले याद रखना है कि कब हुआ, किनके द्वारा हुआ और कहाँ हुआ। तो ये हुआ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। अब हम चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। ये भी बहुत लंबा टॉपिक है। इसका जो काल है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण, तीसरा है गांधीवादी चरण और चौथा है क्रांतिकारी चरण। ऐसे 3 चरण ही होते हैं। चौथा क्रांतिकारी जो है ये उग्रवादी में भी आ जाता है और गांधीवादी में भी आ जाता है, इसलिए इसको अंत में लिख दिया हूँ क्रांतिकारी चरण। तो उग्रवादी जो है 1885 से 1905, आप लोग देख रहे होंगे। उग्रवादी जो है 1905 से 1919, गांधीवादी चरण जो है 1919 से 1947, और क्रांतिकारी चरण है ये 2 पार्ट में बटा, एक 1905 से 1910 तक और एक 1924 से 1934 तक, यानी 10-10 वर्ष तक चला क्रांतिकारी चरण। जैसे आप लोग सुने होंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग क्या थे, क्रांतिकारी थे। ये उग्रवादी नहीं थे, उग्रवादी दूसरे हुए। उग्रवादी जैसे बाल गंगाधर तिलक हुए, अरविंद घोष हुए, लाला लाजपत राय हुए, बिपिन चंद्र पाल हुए, ये क्या लोग थे, ये उग्रवादी थे। उदारवादी में मतलब समझिए आप लोग सुरेंद्रनाथ बनर्जी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए। तो इसको पढ़ना आप लोगों को उदारवादी से लेकर के गांधीवादी चरण 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी घटनाक्रम हुए भारत में उसको पूरा डिटेल में पढ़ना है आप लोगों को। इसको मैं बता रहा हूँ कि इसको डिटेल में पढ़िए। सब तो मैं बता रहा था कि ऊपरी सतह पर पढ़िए, लेकिन इसको आप लोग डिटेल में पढ़िए। 1885 से लेकर के 1947 तक इसमें सारा चीज़ आएगा आप लोगों को। बंगाल विभाजन से लेकर के जालियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज आंदोलन, उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो जितने भी आंदोलन हुए इसी में पढ़ना है आप लोगों को, इसलिए थोड़ा सा इसको डीपली पढ़िएगा। उसके बाद है गवर्नर जनरल और वायसराय। जितने भी गवर्नर जनरल हुए, वारन हेस्टिंग्स, मतलब आप लेकर चलिए क्लाइव से ही, लॉर्ड क्लाइव से ही लेकर चलिए, और लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य जो अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, वहाँ तक किस गवर्नर जनरल के काल में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई, इसको देखना है। गवर्नर जनरल और वायसराय कहने का मतलब ये हुआ कि कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय के काल में कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हुई, उसको आप लोग को ध्यान में रखना है, जो कि लुसेंट और क्राउन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद है पुस्तक लेखक और पत्रिका प्रकाशक। जो भी इतिहास में पुस्तकें हैं, ऐतिहासिक पुस्तक, चाहे वो प्राचीन भारत की पुस्तकें हों, चाहे मध्यकालीन भारत की पुस्तकें हों या आधुनिक भारत की पुस्तकें हों, तो उन पुस्तकों के लेखक कौन थे और पत्रिकाएं, जितने भी पत्रिकाएं निकलती थी, अधिकतर आधुनिक भारत से ही पत्रिकाएं निकली हुई है। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी पत्रिकाएं हैं, यंग इंडिया, नव इंडिया, जितने भी पत्रिकाएं हैं, जो भी है, महात्मा गांधी द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो उन पत्रिकाओं के प्रकाशक कौन थे उसको देखना है, और पुस्तक के लेखक कौन थे उसको देखना है। तो ऐतिहासिक पुस्तकें और पत्रिकाएं और उनके संपादक, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं कांग्रेस के पूर्व की संस्था एवं संगठन।
जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में, तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस की स्थापना भारत का पहला संगठित था, ऐसा नहीं था। कांग्रेस की स्थापना से पहले भी बहुत सारे संस्थाओं का जन्म हो चुका था। देखिएगा आप लोग, तो कांग्रेस के पहले की जितने भी संस्थाएं थी, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो या मद्रास महाजन सभा हो या बम्बई प्रेसिडेंसी हो या बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, जितने भी संस्थाएं थी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, उन संस्थाओं को भी आप लोग को देखना होगा कि उन संस्थाओं के संस्थापक कौन थे या उन संस्थाओं की स्थापना कब हुई। तो जैसे पूछता है क्वेश्चन कि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, सम्मेलन हो रहा था, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब भाग नहीं लिए थे तो कहाँ थे? तो उनकी एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस उसी साल हो रहा था। तो वो अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे इंडियन एसोसिएशन के, इसलिए वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितने भी संस्थाएं थी भारत में, उनको एक बार आप लोगों को देखना है कि संस्थाएं के जो संस्थापक थे कौन थे और जो संस्थाएं थी उनकी स्थापना कब हुई। ये दो बातें याद रखना आप लोगों को। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इतिहास से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएसएससी द्वारा, वो क्वेश्चन का मैं अभी आप लोगों के सामने विश्लेषण किया और ये मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय कम है तो इस बचे हुए कम समय में आप लोग को ऐसे ही टॉपिक पर फोकस करना है जिससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। ऐसे टॉपिक तो बहुत, इतिहास तो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, तो जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो तो बेहतर है, लेकिन जो जिनकी पढ़ाई बहुत कम हुई है या लगता है कि कवर नहीं हो पा रहा है और अन्य विषय भी छूट रहे हैं, तो उनके लिए विशेष करके ये टॉपिक बहुत ही लाभदायक होगा। परीक्षा हॉल में देखिएगा कि इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये सारे टॉपिक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को पढ़ने में सहूलियत मिलेगी और बार बार इसी टॉपिक पर फोकस कीजिए। अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यही टॉपिक, इसमें 10 टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक और इसमें 9 टॉपिक, मतलब लगभग 22 टॉपिक है। इसको आप लोग देखते रहिए और बस ऊपरी सतह से अंदर डीपली बस यही है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और विद्रोह या आंदोलन, ये थोड़ा सा डीपली देखना है। बाकी सब ऊपरी सतह से देख लीजिएगा आप लोग, तो उससे काम आप लोगों का हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि जो भी मैं आप लोगों को बताया हूँ वो आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ आप लोग समझ में नहीं आया। तो आज का क्लास बस इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।